कांग्रेस ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जलेबी बनाए थे भेजने के लिए। उन्होंने कहा कि हम जलेबी भिजवाएंगे कि हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। जनता को पता था जनता क्या करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का प्रदर्शन बढ़िया रहा है और इनके चीफ सेक्रेटरी 3 महीना का तनख्वाह नहीं लेंगे, इनका एमएलए मंत्री तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। जब तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं, हिमाचल की स्थिति क्या लोग समझ रहे हैं, तो बगल में हरियाणा का जनता इतना मूर्ख तो नहीं है ना। वो तो देख ही रहे हैं ना कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आज वही बात करेंगे जो कल पूरा दिन गरमाया। और आप सबको मालूम है कि कल किस तरह से टीवी में डिबेट होता रहा और कांग्रेस ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जलेबी बनाए थे भेजने के लिए। उन्होंने कहा कि हम जलेबी भिजवाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि मिठाई खिलाने वाला और खाने वाला का भी किस्मत होना चाहिए। हर कोई किसी की किस्मत में नहीं होती है। और दूसरा बात यह भी है कि सही रास्ते में चलने वाला और उल्टा रास्ते में चलने वाला लोगों की परिणाम अलग अलग होता है, जो कि हरियाणा की इलेक्शन में क्लियरली दिखाई दिया। इवन जम्मू कश्मीर में भी क्लियरली दिखाई दिया। आज जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन क्या वो कांग्रेस का सरकार है? कांग्रेस तो परजीवियों की तरह इसकी कांधों पे उसकी कांधों पे उसकी कांधों पे बंदूक रख के गोली मारना चाहता है, उनके सहारे में जीना चाहता है। लेकिन कल का रिजल्ट आया जब दिन भर का जो एनालिसिस हमने सुना, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के भाषण भी हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना और एग्जिट पोल भी हम लोगों ने सुना। तो ये क्या मामला है, क्या जुमला है, क्यों देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द रियलिटी एंड व्हाट इज हैपनिंग। रियलिटी क्या था बताया कुछ गया है। मैं खुद ही पत्रकार हूं, लेकिन कभी कभी मुझे भी शर्म आता है कि हम लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं ग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं, लोगों का सुनते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो भी सुनते हैं, लेकिन जब करने का टाइम होता है, जब प्रोफेशनल अप्रोच करना चाहिए पत्रकारों को, वहां पर वो बिक जाते हैं। मुझे तो इस बार ऐसा ही फीलिंग हुआ। हमने छत्तीसगढ़ में जब जाके स्टोरी किया था और लोगों को बताया, उड़ीसा के बारे में बताया, सोशल मीडिया में लिखा, सबने कहा तुम चुप रहो, तुमको पता नहीं है। आखिर में वही हुई जो हमने लोगों को देखा था, सुना था, और रिजल्ट भी लोगों ने वही दिया। और मैं कहूँ वास्तव में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या बीजेपी का रणनीति हो, चुनाव रणनीति हो, उन लोगों का असलियत क्या है उनको पता चल गया। इलेक्शन कैसे लड़ना है पता चल गया है। वो ये नैरेटिव्स में नहीं खेल खेलते हैं। लोगों को क्या चाहिए ये उनको पता है, और लोगों को कैसे गुमराह करना है ये कांग्रेस को पता है। अगर मैं गलत हूं तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा अपने पूरे हरियाणा में जहां जहां गए वहां हुई बंटाधार, जहां जहां पड़ी आपकी पैर। 3 बात आपने कही वो भी कामयाब नहीं हुई, पूरे मीडिया को आपने लगा दी वो भी कामयाब नहीं हुई। खैर, अब विस्तार से बात करेंगे। मन कष्ट है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, ये पत्रकार भी भारत का है, ये बड़े बड़े एनालिस्ट भी भारत का है, फिर भी वो कैसे बिक जाते हैं। उनका मतलब हाउ कैन दे डू इट लाइक दैट।
आज के जमाना में जब हर कोई साइंटिफिक अप्रोच अपनाता है, हर युवा चाहता है कि सही क्या है, लेकिन हमेशा हम दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं, दूसरे के एजेंडा में खेलते रहते हैं, तो हम कैसे कहेंगे इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं उसमें पूरा मीडिया समाज का ही बदनाम हो रहा है, और कुछ लोगों के चलते जो मलाई खा रहे हैं, मलाई खा के जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। और कल तो कई सोशल मीडिया में चैनल्स में क्लियरली दिख रहा था, हारने के बाद भी कह रहे थे नहीं देखिए बीजेपी कैसे जम्मू कश्मीर में हार रहा है, क्यों हार रहा है, इसको चर्चा करिए। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव का रिजल्ट आया है, आप सबको पता है कि हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। जनता को पता था जनता क्या करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का प्रदर्शन बढ़िया रहा है, खराब तो कतई नहीं कहा जा सकता है। मुस्लिम बहुल कश्मीर में तो भाजपा कुछ भी कर ले, जीत तो नहीं सकती है। अब यहां पर मैं फिर कहूंगा कि हरियाणा का न्यू असेंबली का रिजल्ट देख लीजिए। मुसलमानों की अपने कौन जो उनकी कम्युनिटी है, उनकी प्रति जो लॉयल्टी है वो काबिले तारीफ है। आप उससे कुछ भी दे दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, आयुष्मान कार्ड फ्री में इलाज करवा दीजिए, फ्री गैस दे दीजिए, फ्री रेशन दे दीजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई नौकरी कुछ भी दे दीजिए, लेकिन एक मत होकर वो पूरा कम्युनिटी के नाम पर जो वोट करते हैं उसी को तो ही वो तारीफ करने ही पड़ेगी भाई। मतलब सबका साथ सबका विकास, ये सब अलग सोच है, ये हम सोचते हैं, वो नहीं सोचते हैं। तो उनका मतलब ही नहीं है कि अशरफ है कि पसमानदा की सिया की सुन्नी बस इस्लाम काफ़ी है। खैर आज मैं यहाँ बातें इस्लाम की करने नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत बोल चुका हूँ, मुझे दुख भी लग रहा है। हरियाणा की कुछ बात करते हैं। शुरू में बताया आपको, हरियाणा में मैंने बहुत जगह गया है, झज्जर गया, भिवानी गया, बादशाहपुर गया, इस साइड में रोहतक गया, कई जगह गया, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास एरिया गया। जिस तरह से वहाँ भाजपा के लिए अंडर करंट था, वो किसी भी पॉलिटिकल पंडित को नजर क्यों नहीं आया। कांग्रेस जो है अपने ही धुन में थी, एंटी इनकम्बेंसी है, नायब सिंह सैनी है, जीत लेंगे, लेकिन उनकी सारी योजना बर्बाद हो गई है। और कांग्रेस का आजकल एक प्रवक्ता है, उन्होंने तो कह दिया कि भाजपा अगर 20 से ज्यादा जीत गई तो मेरा नाम चेंज कर देना। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को नतीजे को कांग्रेस पार्टी को हराया के ये बहुत बड़ी झटका दिया। ये एक सबक है जिससे वो पूरी तरह से असमंजस में है, जबकि कोई लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को हिला देगा। कांग्रेस नेतृत्व अपने स्टार प्रचारकों की भागीदारी से उत्साहित होकर बड़ी उम्मीदों के साथ चुनावी दौड़ में उतरा था, लेकिन चुनाव परिणाम में इस तरह से पट्टा बदल गया कि पार्टी ने ना तो इसका पूर्वानुमान लगा सकी और ना ही कोई प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला कर सकी। और हरियाणा में हुड्डा साहब ने पूरे अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, हार गई कांग्रेस, तो हुड्डा का जिम्मेदारी बन गया। लेकिन असली जिम्मेदारी कौन है वो कोई नहीं बता रहा है। राहुल गांधी ने प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में कई रैलियां की, जबकि पार्टी की क्षेत्रीय नेताओं ने आम हरियाणवी लोगों की बढ़ती चिंताओं को दूर करने में भाजपा की कथित विफलता के बारे में जोश से बात की। मीडिया ने खूब दिखाया कि भाई जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। हुड्डा के पास तो इतना भीड़ हो गई कि मानो कि वो सीएम क्या, उसके आगे भी कांग्रेस ने उनको कुछ और बना देंगे, वो तो तय कर लिए थे। कांग्रेस के अभियान में मीडिया के प्रति जो आक्रामक रुख अपनाया गया, जिसमें भ्रष्टाचार, किसान संकट, राज्य प्रशासन की कथित विफलताओं पर खूब जोर दिया उन्होंने, फिर भी उनके भाषणों की मात्रा के बावजूद अभियान में एक स्पष्ट सुसंगत रणनीति का अभाव था, जो मतदाताओं के बीच विश्वास जगा सके। कांग्रेस सैनिक के शासन का एक व्यवहार्य विकल्प पेश करना या सत्तारूढ़ पार्टी के आलोचनाओं से परे राज्य के भविष्य के लिए एक
ठोस दृष्टिकोण पेश करने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही। और मैं तो कहूंगा जो कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट है, जो एसी रूम में बैठ के राहुल बाबा के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे, उनको पता ही नहीं था। देयर इज ए ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द वोटर एंड द कांग्रेस पार्टी। उनका अलग एजेंडा था, उनको पता ही नहीं था। तो ये एक जनरल विशेषण टाइप हो गया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस की पटकथा पलट गई। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से कांग्रेस का चुनाव माना जा रहा था। एग्जिट पोल ने भी यही भविष्यवाणी की थी और चर्चा जीत के अंतर पर केंद्रित था। लेकिन भाजपा ने असंभव को संभव कर आपने मार किया। एग्जिट पोल जिस दिन हो रहा था, काउंटिंग के पहले दिन, बीजेपी का सारे प्रवक्ता बड़ा डिसिप्लिन मोड में कहा कि आप वेट करिए और रिजल्ट देखिए। लेकिन कांग्रेस इतना उनको दे वर सो एक्साइटेड, ऐसे लग रहा था कि काउंटिंग से पहले भी वो सरकार बना देंगे। जलेबी कितने छान लिए उन्होंने मोदी को बांटने के लिए। ऐसे लग रहा था कि उनको दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। तो क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसका मतलब है उनको असलियत क्या है ग्राउंड में पता नहीं था, या तो पता था वो नाटक कर रहे थे। बीजेपी ने ना केवल अपनी सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 की, छोटी बात नहीं है, बल्कि 2019 में अपने वोट शेयर को 36 से बढ़ाकर 2024 में 40% कर लिया। भाजपा की सबसे बड़ी मदद यही रही कि जाट समुदाय का कांग्रेस के इर्द गिर्द एकजुट होता दिखाई दिया। इसलिए जहां कांग्रेस के लिए जाट वोटों की ध्रुवीकरण हुआ, तो भाजपा के लिए प्रति ध्रुवीकरण भी हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि जाटों ने कांग्रेस के लिए एकमुख वोट दे दिया। जाटों पर अत्यधिक जोर देने का नतीजा उल्टा हुआ, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप गैर जाट मतदाता काउंटर और कंसोलिडेट हो गए हैं। जाटों की एकजुट होने का डर ने गैर जाट मतदाताओं को एकजुट होने का मजबूर कर दिया। वे राजनीति में जाति के वर्चस्व की वापसी के डर में एकजुट हो गए। सबसे बड़ा कारक यह था कि भाजपा ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एग्जिट मोर्चा बनाया, जिन्होंने चुनाव से ठीक 1 साल पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बीच कांग्रेस ने नेताओं ने जीत के प्रति अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, इसके कारण अंदर खाने ही यूं भारी संघर्ष देखा। मतलब जो इंटरनल स्क्वैवलिंग, देयर वाज ए ह्यूज इंटरनल स्क्वैवलिंग इनसाइड द कांग्रेस पार्टी। आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग नेताओं ने उसको इलेक्शन के दौरान रिएक्ट भी किया है। भाजपा ने कहा कि नायब सिंह ही उसका सीएम चेहरा है। खट्टर साहब ने गुड़गांव में भी बताया, ओपनली बताया कि नायब सिंह सैनी हमारा नेक्स्ट सीएम है, और उनके अलावा कोई और करीब दावेदार नहीं दिख रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल किया था, और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने उनकी आकांक्षाओं के बारे में केवल हल्के संकेत दिए थे। कांग्रेस खेमे में बहुतायत की समस्या देख रही थी। आपको याद हो या ना हो, 2005 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, तब राज्य में ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और भारी बहुमत को लेकर आई, और 91 से 67 सीटें कांग्रेस ने जीती। पर जब सरकार बनाने की बारी आई, तो 3 और नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश कर ली। कुमारी शैलजा, रणबीर सुरजेवाला और भूपिंदर सिंह हुड्डा। अंततः सोनिया गांधी ने चुनाव जिताने वाले भजन लाल को ही साइड कर दिया और भूपिंदर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। अब 2024 में कांग्रेस भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। हुड्डा पिछले विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और कांग्रेस पार्टी को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी। पर 2005 की तरह शैलजा और सुरजेवाला दोनों कांग्रेस की जीतने की स्थिति में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। यह तो साफ सबको दिखाई दिया। वो कितना शैलजा ने बाद में बताया, लेकिन उसका नुकसान वो भुगत चुके थे। अब यही खेल जो है कांग्रेस पर भारी पड़ गई। भूपिंदर सिंह हुड्डा को डर था कि कहीं 2005 वाली कहानी ना दोहरा जाए।
ऐसा ना हो कि चुनाव तो हुड्डा ने जितवाया पर राहुल गांधी एंड फैमिली हुड्डा को साइड करके शैलजा को मुख्यमंत्री बना दे। बड़ा रिस्क है कि कांग्रेस में, ये बड़ा रिस्क है। उस पर तुरा ये है कि हुड्डा ने 90 में से 72 टिकट अपने वफादारों को दिए ताकि कांग्रेस के जितने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा मजबूत हो सके। नतीजे संकेत दे सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की जीत की संभावना से ज्यादा वफादारी पर ध्यान दिया। कांग्रेस की जाट वोटों पर अति आत्मविश्वास से लेकर भाजपा के पक्ष में या भाजपा के प्रति ध्रुवीकरण, कांग्रेस में तीखे अतर्क लहर। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एकजुट। नायब सिंह सैनी ने जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने हर विधानसभा को गए, पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग अलग जगह पे सांगठनिक रूप से या बैकडोर में जो करना चाहिए, क्योंकि यहां देश की सवाल है। ये इलेक्शन अगर हार जाते तो देश का कुछ कम्युनिटी का हालत क्या होता आज रास्ता में दिखाई देता। इतना परिस्थिति खराब, तो कम से कम जब राष्ट्र को संकट आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां पर खड़ा होता है। और हरियाणा में भी एक प्रोएक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया जो कि देश के लिए जरूरी था। भाजपा द्वारा अपने वफादार मतदाताओं को बनाए रखना हरियाणा चुनाव का सबसे बड़ा फैसला था। इन कारकों ने भाजपा को असंभव को संभव बनाने में, हरियाणा में हिस्टोरिक हैट्रिक विन बनाने में मदद की। और दूसरी बात, हरियाणा में आमतौर पर जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के अभिवादन राम राम कहकर करते हैं। राहुल गांधी ने कई सभाओं में हरियाणा में की, पर क्या उसने कोई भी सभा में अपने उद्बोधन की शुरुआत राम राम के अभिवादन के साथ की? अब लोग भी देख रहे हैं आप किसको मैसेज देना चाहते हैं। अब लोग समझ रहे हैं और ये देश के लिए अच्छी बात है, शुभ संकेत है, क्योंकि वो राम में विश्वास ही नहीं। युवराज को राम में ही विश्वास नहीं है। राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में क्या क्या बोले हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। वो राम से इतने नफरत करते हैं कि राम शब्द भी उनकी जुबान पर नहीं लाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि राम 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 राम। दासी रत्नाकर ने मरा मरा से राम बोल दिया, लेकिन ये तो राम से मरा 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 बोलने जा रहे हैं। ये अब इनकी क्या भविष्य आप समझ सकते हैं। दूसरी कील थी कि कांग्रेस के ताबूत में कि नूह और मेवात में, ये बड़ी बात है कि नूह और मेवात की घटनाओं को डेस्क हरियाणा की लोग सबक ले लिया है। तो भैया जो राम को लाए हैं हरियाणा वाले, उनको लेकर आए हैं, ये सीधी बात है। अब हरियाणा की बगल में हिमाचल प्रदेश है और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने फ्री 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 की चक्कर में भाजपा को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में बैठा दिया था। अब कांग्रेस सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन फ्री फ्री की रेवड़िया की कीमत जनता से कैसे वसूला जाए। तो वहाँ की सरकार ने अब एक नया टॉयलेट शुल्क का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार हर मकान मालिक को प्रति टॉयलेट सीट के लिए 25 प्रति माह 25 रुपया राज्य सरकार की झोली में शुल्क के रूप में डालना होगा। एक बात और आपको हमको बताना चाहते हैं कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई के लिए पानी शुल्क नहीं लिया जाता था, पर अब कांग्रेस की सरकार के आदेश जारी किया है कि इस महीने से अर्थात अक्टूबर से ग्रामीण इलाकों में भी प्रति पानी कनेक्शन के लिए 100 रुपया मासिक शुल्क देना पड़ेगा। ये पानी फ्री में नहीं दे सकते हैं और ये राबड़िया बंटने का बात कर रहे हैं। और इनके चीफ सेक्रेटरी 3 महीना का तनख्वाह नहीं लेंगे, इनका एमएलए मंत्री तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। जब तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं, हिमाचल की स्थिति क्या लोग समझ रहे हैं, तो बगल में हरियाणा का जनता इतना मूर्ख तो नहीं है ना। वो तो देख ही रहे हैं ना कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है। इसीलिए जब हरियाणा में अगली सरकार बनाने की बात आई तो फिर हरियाणा के लोगों ने सोचा कि कांग्रेस द्वारा फ्री के माल की घोषणा करके कोई उनको फंसा तो नहीं दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फ्री चारा देकर पानी में मछली को फंसाया जाता है।
कांग्रेस जो हरियाणा में भारी जीत की उम्मीद कर रही थी, जिसके नतीजे एग्जिट पोल में भी बताए गए थे। जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर पर सवार होकर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों से सिर्फ 5 सीटों जीती, जो अभी कश्मीर घाटी में है। जम्मू में वहाँ उसे भाजपा के साथ टक्कर लेने की उम्मीद थी, उसने सिर्फ राजौरी सीट जीती। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसे पड़ोसी दिल्ली और पंजाब में अपनी जीत हरियाणा के जगह बनाने की बहुत बड़ी उम्मीद थी, उनका अपना खाता नहीं खोल पाए और बहुत जगह तो अपना अमानत ही हरा दिए। दे लॉस्ट डिपॉजिट। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद सोच रहे थे हरियाणा में कुछ तो मिल जाएगा, जलेबी नहीं तो कम से कम समोसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने यूपी से जाके वहां कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रहा है। INLD को देखिए, सफाया हो गया हरियाणा में, लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। खैर, ये आपका तो कहना ही क्या, लेकिन कांग्रेस की इतनी ही बुरी हद आज तक नहीं पिटी जो ये हरियाणा में पिट गई फद। नतीजे आते ही उनकी सहयोगी दल उसे आंख देखने लग गए हैं। उमर अब्दुल्ला उसे इंट्रोस्पेक्शन की सलाह दे रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत बाबू भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ही नहीं। तो मतलब यह है कि कांग्रेस अब हर जगह से लतियाई जा रही है और उसकी देश विरोधी एजेंडा किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये देश के लिए शुभ संकेत है। कम से कम जनता को समझ तो आ रहा है कि महाराज विदेश में क्या बोल रहे हैं, महाराज किसान को क्या बोल रहे हैं, महाराज पहलवान को क्या बोल रहे हैं। कितनों को मूर्ख बनाओगे? ये मूर्ख बनाना सहज नहीं। अब देखो लोग क्या सोचे, पहले वाले जब काउंटिंग शुरू हुआ, अर्बन एरियाज में भी भाजपा अच्छा किया, रूरल में भी अच्छा किया, जाटों में भी अच्छा किया, दलितों में भी अच्छा किया, वोट परसेंटेज भी बढ़ा दिया। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, समझ सकता हूं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में गलत हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्यों हुआ उसका भी सचमुच का कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। How come so much of gap, so much of disconnect with the voter? Such a grand old Congress party, they don't know, they didn't had any idea that what the voters are thinking and what narrative they are creating for them, and they are badly failed. And till the day of counting, till 2 o'clock in the day of counting of Haryana elections, they were confident that no, we will win. This is really a sorry state of affairs for a party like Congress and उनकी जो नेता है राहुल गांधी जी, जो कल तक कोई टीवी में नहीं मिले राहुल जी। हम सोचे थे कि कुछ बताएंगे, EVM के नाम पे कुछ बोलेंगे, इसके नाम पे बोलेंगे, उसके नाम पे बोलेंगे कुछ, लेकिन कुछ आया नहीं। महाराज कहाँ थे भगवान को मालूम है। कम से कम इस इलेक्शन के बाद हम सोचते हैं एटलीस्ट मीडिया शुड play a proactive role at least। मीडिया को, पत्रकार को जो अपना रोल करना चाहिए, रिपोर्टिंग, एटलीस्ट वो रिपोर्टिंग कर ले। जनता क्या सोच रहा है वो उसी को लिख ले, तो देश के लिए भला होगा, ना कि वो किसी की एजेंडा को कंटिन्यूअस चलाए। इलेक्शन के बाद इलेक्शन, बार बार इलेक्शन से पहले माहौल बना देना कि हार रहे हैं या हार रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं था, ऐसा कभी नहीं होता था। अगर आप इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम देखेंगे भारत में, जब कभी पत्रकारिता उस समय भी होता था, बाल गंगाधर तिलक जी थे, महात्मा गांधी थे, वो लोग जब लिखते थे, और हिंदुस्तान में भी बहुत रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, कलमिस्ट है, जो कभी लिखते थे तो 10 बार सोचते थे कि हमने हाथ काट के लिख दिया तो उसकी असर क्या होगा, या फलाना ने लिख रहा है तो लोग उसको मानते थे। लेकिन आज वो क्रेडिबिलिटी बिग जीरो हो गया। बट डिस्पाइट दैट दे आर सो सेमलेस, दे आर थॉरोली एक्सपोज्ड, जो कि अपने आप को बहुत न्यूट्रल बोलते हैं और सेकुलर बोलते हैं। दे हैव बीन थॉरोली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग छत्तीसगढ़ इलेक्शंस, उड़ीसा इलेक्शंस एंड नाउ इन हरियाणा इलेक्शंस। आज के लिए इतना,
फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे हम हरियाणा को लेके। वहाँ और कई चीजें हुआ है जो कि देश के लिए सबक है। भारत माता की जय।